Hello and good afternoon, everyone. I'm Shashi from the Samruddh Bharat Foundation, and I welcome you to this panel discussion on the Tryst, which is being organized on the occasion of Gandhi Jayanti. Uh, आज हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं डॉक्टर हर्षमंदर सर और मीनाक्षी नटराजन मैम। मैं आप दोनों को वेलकम करता हूं इस डिस्कशन में। डॉक्टर हर्षमंदर सर एक एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं। इन्होंने लगातार पावर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनलिज्म जैसे इश्यूज के खिलाफ इन्होंने लगातार काम किया है और पहले ये एक सिविल सर्वेंट के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं, पर बाद में इन्होंने अपने आप को सामाजिक कार्यों के लिए और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट की तरफ डेडिकेट किया। सर इसके साथ ही कारवां मोहब्बत के फाउंडर भी हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम है देश में जो प्रिवेलेंट कम्युनलिज्म है उसके खिलाफ। मीनाक्षी नटराजन मैम पहले मंदसौर से सांसद रह चुकी हैं और अभी तेलंगाना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ मैम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने का काम करती है। और इसके साथ ही मैम एक बहुत ही कमिटेड और डेडिकेटेड गांधीयन है। तो आज हम इस चर्चा में गांधी जी से जुड़े उनके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और इसके साथ ही हम उनकी ओवरऑल कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है हर्षमंदर सर से कि हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें हर तरह से वायलेंस दिखाई देता है हर फॉर्म में, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल स्पीचेस में हो, हमारे लैंग्वेज में हो, या हम देखते हैं कि 2014 के बाद से एक जो पूरा मॉब लिंचिंग का कल्चर एक फ्लरिश हुआ है, जहाँ पे लगातार लोगों को टारगेट किया जा रहा है। या हम देखते हैं मणिपुर में लगातार 2 साल से सांप्रदायिक हिंसा चल रही है और जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है वो नॉन एग्जिस्टेंट रहा है। और पैलेस्टीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे सिविलियंस पे, बच्चों पे, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ वायलेंस चल रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स है या तो वो सिंबॉलिक है या बहुत लिमिटेड रहा है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में स्केप्टिक माइट से कि अहिंसा का कोई रेलेवेंस नहीं है। इट इज anachronistic टू dwell ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो ऐसा क्या है कि इतने हमारे आसपास इतनी हिंसा जो हो रही है, इसके बावजूद आप अहिंसा के पक्षधर हैं या उसके प्रिंसिपल्स को सब्सक्राइब करते हैं? शशि और मीनाक्षी जी, आई एम ग्रेटफुल कि आप ये बहुत बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत को आपने इनिशिएट किया है। ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में अपने देश हिंदुस्तान को हम देखें, जो नफरत का दौर चल रहा है मजहब के नाम पे, और भी ज़्यादा मैं बार बार गांधी जी को ही याद करता हूँ ऐसे वक्त में। और 1947 में हम वापस जाएं तो ऐसा दौर था जहाँ 10 लाख लोग की हत्या दंगों में हुई। 10 लाख लोग, 1 मिलियन पीपल वर किल्ड, हिंदू, मुस्लिम, सिख। और लगभग मुस्लिम उतने मारे गए थे जितने हिंदू और सिख मारे गए थे। और इस मजहब के नाम पे एक अलग देश बन गया था। मेरा अपना परिवार भी उसमें शामिल था, जो वहां से उजड़ के शरणार्थी होके यहाँ आए। खून की नदियां बह रही थी। रेलगाड़ियां लाशों से भर के इस दिशा में, लाशों से भर के उस दिशा में। ऐसे वक्त में बहुत बड़ी संभावना थी कि हम एक तरह से एक हिंदू पाकिस्तान बनेंगे। हम भी कहें कि ये देश पाकिस्तान मुसलमानों का देश है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश होगा। और इसमें और मजहब के लोग, खास करके मुसलमान और क्रिश्चियन के लिए जगह कोई होगी नहीं। ये ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हम उस दिशा में नहीं गए। और उसका सबसे बड़ा श्रेय गांधी जी का है। और मैं अभी हाल ही में पढ़ रहा था, क्योंकि 100 साल आरएसएस के हुए हैं। तो राजमोहन गांधी जी, जो उनके ग्रैंडसन हैं, उन्होंने एक किताब गांधी जी के आखिरी वक्त के बारे में लिखा है। और उसमें आई फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल कि ही केप्ट टॉकिंग अबाउट माई इंडिया एंड माई पाकिस्तान। मतलब उन्होंने, मतलब वो बार बार उसी शब्द को इस्तेमाल करते थे, वो भी मेरा ही है। और अगर उनकी हत्या नहीं होती
तो उनका प्लान था हफ्ते 10 दिन के अंदर वो पाकिस्तान में जाने वाले थे। वहीं वहाँ भी इसी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। उनसे बार बार कहा जाता था कि आप तो बड़े मुस्लिम परस्त हो गए हैं। तो उनका जवाब बहुत खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इंडिया में मैं मुस्लिम परस्त हूँगा, फिर मैं पाकिस्तान जाऊँगा, वहाँ मैं हिंदू परस्त हो जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि उस वक्त में जब हम लोग अ, मजहबी हिंसा नफरत की आग में पूरा देश झुलस रहा था, उस वक्त मोहब्बत की बात करना बहुत ही, उसमें बहुत साहस की जरूरत थी, बहुत नैतिक साहस की जरूरत थी, जो गांधी जी में था। और वो सवाल जो उस वक्त उठे थे, आज हिंदुस्तान में भी और बाकी दुनिया में भी अलग अलग तरीकों से एक बार फिर उभर के आए हैं। वही के एक किस्म की कल्पना अपने देश के लिए हो सकती है, जहाँ ये देश कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का नहीं है। एक गैर बराबरी, उस अपने देश की कल्पना में ही गैर बराबरी है। वो एक किस्म का की कल्पना कि ये हिंदुओं का देश है जिसमें मुसलमान क्रिश्चियन या तो अव्वल तो ना रहें, और रहें तो एज सेकंड क्लास सिटीजन्स, बिना राइट्स के। तो हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, गांधी जी की हत्या हुई, आरएसएस, कुछ वक्त ऐसे लग रहा था कि देश के समाज के राजनीति के अंधेरे के में चला गया है, हाशिए में चला गया है, लेकिन कभी गया नहीं। और कई कारणों से वो और ज़्यादा मजबूत हुआ, और ज़्यादा मजबूत हुआ। आज के वक्त में जो सारे सबसे ऊंचे संवैधानिक पद हैं इस देश में, वो सब ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनका आरएसएस के साथ बहुत नज़दीकी रिश्ता है। इसका ये मतलब है कि संविधान और गांधी जी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई थी, उन मूल्यों से उनका बहुत सख्त विरोध है। और मेरे पीछे एक्चुअली एक तस्वीर है मेरे दफ्तर में, 3 लोग एक साथ खड़े हैं। गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, और मौलाना आज़ाद हैं, जिन मैं मानता हूं कि इन 3 नेताओं के कारण से मैं फक्र से आज भी अपना सर ऊंचा रख सकता हूं अपने देश के बारे में, कि हमने ऐसी देश बनाने का फैसला किया था जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस भगवान को माने या उस अल्लाह को माने या किसी को ना माने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी जाति क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपका रंग, आपकी आंखों का आकार, कोई आपकी जेंडर, किसी चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर तरह से बराबर के इंसान, बराबर के नागरिक हैं। मुझे लगता है ये गांधी जी का सबसे बड़ा देन है। और जिस वक्त उन्होंने ये बातें उठाई, बहुत साहस की जरूरत थी। ना सिर्फ पार्टीशन हुआ था, बल्कि कुछ ही साल पहले जो होलोकॉस्ट हुआ था यहूदियों का, जहाँ 60 लाख यहूदियों का की निर्ममता से नरसंहार हुआ था, उस सब के साए में से उठ के रोशनी हमें मोहब्बत का रास्ता, बराबरी का रास्ता उन्होंने हमें दिखाया। थैंक यू सो मच सर इस रिप्लाई के लिए, जवाब के लिए। और मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूँ कि आज के समय में जिन सर्कमस्टांसेस में गांधी ने अहिंसा की और प्रेम की बात की, वो सर्कमस्टांसेस आज फिर हमारे सामने रेप्लिकेट हो रहे हैं। और ऐसे हम्म, ही गांधी का जो अप्रोच था, वही हमें भी एक तरह से उसको काउंटर करने के लिए उसको रेप्लिकेट करने की जरूरत है। बहुत जरूरी है जी। आपने बात की सर पार्टीशन की और कैसे धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। तो एक सवाल मेरा मैक्सिमम से ये होगा कि जब धर्म की बात होती है तो कई लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने अपने पॉलिटिक्स में, अपने पॉलिटिकल लाइफ में रिलीजन को इन्वोक किया बार बार, चाहे वो उनके राम राज्य के कॉन्सेप्शन में हो या काउ प्रोटेक्शनिज्म पे जो उनका एम्फेसिस रहा है उस पे हो। तो हम देखते हैं कि मतलब उनके पॉलिटिकल लाइफ में उनका धर्म बार बार आता है।
लेकिन ऐसे में क्यों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम गांधी का जो धर्म को इन्वोक करना है उसको डिस्टिंग्विश करें, जिस तरह से मतलब आरएसएस करता है, भाजपा करती है, जहाँ पे धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है और हिंसा हो रही है। तो हम गांधी का जो हिंदुइज्म है उसको कैसे डिस्टिंग्विश करें, जो आरएसएस और भाजपा का हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे धर्म का इस्तेमाल सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के लिए होता है। तो बहुत अच्छा सवाल है। और जैसा कि हर्ष मंदर जी ने अपने बात में ये जोड़ा कि आज अगर हम अपना सर फक्र से ऊपर रख सकते हैं तो इसलिए कि एक ऐसे दौर में जबकि पूरी मतलब मानवता एक तरह से विवेकहीन हो गई थी, तब हमारे सामने तीन बड़े नेताओं ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। आपने जो धर्म का सवाल उठाया, तो मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि एक तो हम ये समझें कि गांधी के लिए धर्म के बिना किसी राजनीति की कोई कल्पना नहीं थी। और वो मानते थे कि अगर, और दोनों बातें, कि धर्म का सही मायने में धर्म की परीक्षा और धर्म का पालन एक राजनीतिक जीवन में ही हो सकता है, क्योंकि सामूहिक और सामाजिक सरोकार के बिना किसी भी प्रकार के कोई धर्म की कल्पना नहीं। तो जो उनकी प्रार्थना है, हे नम्रता के सागर, या जो उनका जंतर है कि सबसे गरीब के चेहरे को अपने आंखों के सामने रखकर हम फैसला लेते समय देखें कि उसकी शारीरिक, उसकी मानसिक और उसकी आध्यात्मिक भूख को हम बदल पा रहे हैं या उसमें कोई उम्मीद लेकर आ पा रहे हैं। इंसिडेंटली अब वो जंतर एनसीईआरटी की किताबों से हटाने का फैसला हुआ है। तो उनके लिए उस धर्म के बगैर किसी राजनीति का कोई प्रैक्टिस हो नहीं सकता था, क्योंकि वो राजनीति को भी एक अभ्यास के तौर पर देखते थे। और उनके लिए धर्म का मतलब जिस तरह से हम अंग्रेजी के शब्द रिलीजन को उसके साथ जोड़ते हैं, और फिर रिलीजन आती हैं तो उनके साथ में फिर कुछ परफॉर्मेंसेस आते हैं, कुछ रिचुअल्स आते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंसेस या ये जो रिचुअल्स होते हैं, ये काफी कन्फॉर्मिस्ट स्पेस को जन्म देते हैं। और गांधी के लिए रिलीजन और धर्म दो अलग अलग, नितांत अलग अलग चीजें थी। और जिस तरह से आज हम जिसको अब हिंदू भी कहते हैं, हालांकि हिंदू के कोई धर्म का शब्द कभी रहा नहीं हिस्टोरिकली, लेकिन अगर हम उसको हिंदू भी कहें तो उसमें धर्म को अलग ढंग से रखा गया है। और जिसको हम अंग्रेजी में अक्सर रिलीजन कहते हैं, उसमें फिर बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं और बहुत सारे तरह के आयोजन हैं। तो और धर्म को फिर जिस तरह से चाहे बृहदारण्यक उपनिषद हो या ऋग्वेद हो, या फिर जो हमारी अन्य प्रैक्टिसेस हैं उनमें देखें, तो उसकी परिभाषा सत्य को समझने की कोशिश के तौर पर की गई। और इसीलिए सत्यान्वेषण की दृष्टि ये धर्म है, ऐसी उनकी मान्यता रही। और वो ये भी मानते थे कि जो सत्य का मेरे साथ रिश्ता है या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो नितांत मेरा है, तो उनके वो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हैं। वो उस पर जजमेंटल होके दूसरों पर अपने लिए जो सार उन्होंने निकाला उसको थोपने की कोशिश नहीं करते। तो दूसरों का दंडाधिकारी नहीं बनते। और इसीलिए उस धर्म में प्रेम के अलावा और किसी के लिए कोई जगह नहीं होती। और अक्सर फिर इस तरह के धर्म का पालन, जिसमें कि जिसके फंडामेंटल में प्रेम है, बड़ा साहस का काम होता है। और तभी आप जेल में रहते हुए स्मट्स के लिए भी चप्पल बनाकर दे सकते हैं, जो आपका जेलर है, क्योंकि वहां के बुनियाद में कहीं कोई नफरत नहीं है और क्योंकि वहां पर कोई डर भी नहीं है। तो जो धर्म की जो प्रैक्टिस है, और धर्म को जिस तरह से हमारे आध्यात्मिक अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट में उसे जिस तरह से समझा गया है,
उसका पालन गांधी ने अपने जीवन काल में किया। तो जो राम राज्य की भी आपने यहाँ पर बात रखी, तो उन्होंने उसको बहुत सुंदर ढंग से एक प्रकार से क्लैरिफाई किया कि उन्होंने कहा कि मेरा राम जो है वो अयोध्या का राजा राम नहीं, मेरे लिए राम का मतलब है सत्य के को समझने की कोशिश करना, और मैं उसी का जाप करता हूँ। और उन्होंने अपने मृत्यु के बहुत पहले ये कहा कि अगर तो मेरे जीवन भर का अभ्यास सही है तो अंतिम समय में भी मेरे मुंह से राम नाम निकलेगा, और अगर वो सही नहीं होगा तो भी सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरे प्रैक्टिस में बड़ी कमी थी, एक तरह से वो फर्जी थी, वो यहाँ तक भी कहते हैं। और धर्म के साथ वो दो बातें और जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं हर ग्रंथ को और हर शास्त्र को इस सत्य की कसौटी पर कस के देखता हूं। अगर तो वो सत्य की कसौटी पर सफल होते हैं तो वो मेरे शास्त्र हैं, और अगर वो सत्य की कसौटी पर सफल नहीं होते हैं तो मैं उन शास्त्रों को शास्त्र मानने से इनकार करता हूं। हालांकि वो ये भी जोड़ते हैं कि अब हजारों साल की ओरल ट्रेडिशन में बहुत सारे इंटरपोलेशन होते हैं, और हर व्यक्ति और हर समुदाय और हर कालखंड में उसको लोग अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। लेकिन उनका जो सारा जोर था वो कुछ रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस पर नहीं था, उनका सारा जोर धर्म पर था, जो कि अपने आप में एक अभ्यास है। और मैं मानती हूँ कि ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, एक अभ्यास और एक परफॉर्मेंसेस। और आज जो हम हमारे राजनीति में देख रहे हैं तो वहां धर्म को इन्वोक नहीं हो किया जा रहा है, कुछ परफॉर्मेंसेस को, कुछ चीजें जब ज्यादा बढ़िया बना देती हैं प्रस्तुतिकरण को, तो उन परफॉर्मेंसेस को बहुत कन्वीनियंटली उठाया जाता है और उसको रखा जाता है कि ताकि किसी प्रकार का एक इम्प्रेशन पड़े। और हम देखते हैं कि वो सब ज्यादातर कन्फॉर्मिस्ट स्पेसेस के हैं, जबकि धर्म एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव उम्मीद है। और इसीलिए आप हमारे संविधान के शब्द को देखेंगे तो उसमें पंथ निरपेक्षता की बात हुई, क्योंकि धर्म तो अपने आप में अगर सत्य की खोज है तो जहां पे अपेक्षाएं होंगी वहां तो धर्म या सत्य हो नहीं सकता, वहां तो स्वार्थ ही हो सकता है। तो हमें निरपेक्ष बनाना या सापेक्ष बनना है, तो सापेक्ष तो हम होंगे, अपने आप को सब्जेक्टिविटी से मुक्त करेंगे, तो वो हमको स्वार्थ से करना है, या फिर किसी प्रकार के अलग अलग जो हमारे अपने हम धाराएं बनाते हैं या अपने पंथ बनाते हैं उनसे होना है, उनसे अपने आप को दूर करना है, और इसीलिए उस शब्द का उपयोग होता है। तो मैं मानती हूं कि जो गांधी के लिए जो धर्म की परिभाषा है, या जिस तरह से मैं भी अपने जीवन में धर्म को देखती समझती हूँ, मुझे लगता है कि उस धर्म के बगैर सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के लिए कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि उस धर्म की बुनियाद में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ी या खड़ा अंतिम व्यक्ति है। और इंसिडेंटली जिन सब लोगों ने सांप्रदायिकता के आधार पर देश विभाजन की मांग की, वो तो उनके अपने मजहब के सबसे बड़े ग्रंथ को कभी पढ़े नहीं थे, वो कुरान को उनसे ज्यादा गांधी ने पढ़ा था। तो वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो जो विरोधाभास है, वो भी उसको हमें समझने में मदद करता है। ये बहुत खूबसूरत, मैं दो तीन चीजें जोड़ना चाह रहा था। मीनाक्षी जी के बहुत बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इसका जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो वामपंथ में हैं, मजहब के प्रति भी हमारा एक इंटॉलरेंस रहा है। और गांधी जी, मैं जो राजमोहन गांधी जी से वो 90 साल के हुए हैं, मैं 2-3 दिन पहले ही कुछ दिन पहले बात कर रहा था इसी संदर्भ में, और उन्होंने कहा कि गांधी जी से आरएसएस का
इतना ज्यादा विरोध आरएसएस क्यों करता था? क्योंकि गांधी जी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, बहुत जरूरी है। और दूसरा, मैं कहना चाह रहा था कि वो कभी भी किसी मंदिर के अंदर प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं थे, जब तक कि सिर्फ उन मंदिरों में वो प्रवेश करने के लिए तैयार हुए जहाँ दलितों को भी प्रवेश था। ये एक दूसरी बात जो उनके मजहब के प्रति जो। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि उनका जो सबसे मतलब बहुत सारे उपवास उन्होंने किए, लेकिन उनकी जिंदगी का जो आखिरी उपवास है, कई तरीकों से मुझे लगता है कि सबसे महान उपवास 2 हफ्ते पहले, उनकी हत्या के 2 हफ्ते पहले, ऐसे वक्त में जब बहुत ज्यादा नफरत थी, शरणार्थी बहुत बड़ी मात्रा में आए थे, उस सब के बीच में उन्होंने जो उपवास रखा। और आज जो हम लोग व्हाट्सएप वाला जो समझ जो है, उसमें लोगों से पूछते हैं उपवास क्यों उन्होंने किया, तो लोग कहते हैं, बस एक ही बात कहते हैं, जो एक मांग थी कि जो पाकिस्तान का जो हक था ट्रेजरी के रिसोर्सेज पर, वो उनको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाइयों के बीच में विभाजन कभी कभी होता है, लेकिन भाई तो भाई ही रहते हैं, तो उनका जो हक है मिलना चाहिए। लेकिन उनकी जो प्रमुख मांग थी उसको मैं इस संदर्भ में दोहराना चाहता हूँ। उस वक्त जो बहुत शरणार्थी जो आए थे, उन्होंने कहा कि अब मस्जिदों के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो उन्होंने कनॉट प्लेस के मस्जिद में जैसे वहाँ मूर्तियाँ रख दी। जो निज़ाम ये मेहरौली का जो दरगाह है उसमें मूर्तियाँ रखी, और कब अब ये मंदिर हो गए। तो गांधी जी का कहना था कि नो ट्रू प्लेस ऑफ वर्शिप कैन बी बेस्ड ऑन डिसरिस्पेक्ट ऑफ अनदर रिलीजन। मतलब सचमुच अगर कोई धार्मिक स्थल हो, वो किसी दूसरे धर्म के लोगों के अपमान पर आधारित मतलब हो ही नहीं सकता धार्मिक स्थल। और इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जो बहुत आलीशान भवन बना है अयोध्या में अब, उसे वो कभी भी मंदिर नहीं मानते, मतलब धर्म का स्थल नहीं मानते। क्योंकि उन्होंने यही कहा कि अगर आपका धर्म का स्थल, जिसको आप धर्म का स्थल कह रहे हैं, वो किसी कुछ लोगों के धर्म पर आघात डालने के बाद उसका निर्माण हुआ है, तो उसका कोई वो धार्मिक स्थल रह ही नहीं सकता। जैसे मीनाक्षी जी कह रहे थे, उनका his understanding of religion was very different. And the last thing that I wanted to, कि अगर हम लोग जो मीनाक्षी जी ने भी उसके बारे में जिक्र किया था, अगर हम दो लोगों को हमें पहचानना हो जिन्होंने सबसे ज्यादा एक सेक्युलर हिंदुस्तान के लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार हुए, और एक ने जान दी, गांधी जी और मौलाना आजाद, दोनों बहुत धार्मिक थे। एक तो मौलाना ही थे, और जो दो लोगों ने जिन्हें सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे राजनीति और देश का निर्माण, सावरकर तो खुद कहते थे कि मैं नास्तिक हूँ। और जो मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब मोस्ट ऑफ हिज लाइफ वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे ही नहीं, वो पोक खाते थे, कभी नमाज नहीं पढ़ते थे। तो बहुत रोचक है, जो धर्म के लिए राजनीति की बात कर रहे थे वो धार्मिक नहीं थे, और जो सब मजहबों को बराबर के हक और इज्जत और सुरक्षा देने की बात कर रहे थे वो खूब धार्मिक थे। तो देयर हैज टू बी सम लेसन, हमें मतलब कुछ इससे शिक्षा तो मिलनी चाहिए कि असली मजहब क्या होता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। आप दोनों ने गांधी का गांधी का जो धर्म के प्रति अप्रोच था उसको बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या की, और कैसे जो उनका एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस था धर्म का, वो एक जो आरएसएस या भाजपा के द्वारा एक नैरो सेक्टेरियन परफॉर्मेटिव रिलीजन का जो हम देखते हैं एलिमेंट है, उससे कैसे डिफरेंट था। इस चर्चा से हम देखते हैं कि गांधी के लिए जो धर्म का महत्व था उसका एक सिर्फ आस्था के हॉराइजन से बहुत बाहर था। उनका जो सामाजिक और आर्थिक संघर्ष थे उसके पीछे एक नैतिक जो अंडरपिनिंग थी वो भी धार्मिक थी। तो हम देखते हैं कि जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटते हैं उसके बाद से कई तरह के किसानों के जो स्ट्रगल्स हैं, जैसे कि चंपारण में है
खेड़ा में है, बारडोली में है, लगातार वहाँ वो संघर्ष करते हैं और किसानों को उनके लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए उनका उनका वहाँ सत्याग्रह होता है। तब तो अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो किसान हैं उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर नहीं हो पाई है। चाहे वो हम किसानों की आत्महत्या की बात करें, या फिर हम बात करें कि जैसे अभी बाढ़ आई हुई है और उन्हें जो एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन है वो भी नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं कि जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनका रोज एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और जातिगत भेदभाव और जो बाकी तरह के सोशल इनक्वालिटीज है वो भी प्रेवलेंट है, काफी बड़े स्केल पे प्रेवलेंट है। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अगर गांधी आज इन परेशानियों को देखते तो उनके विचार क्या होते, और वो क्या इन समस्याओं के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ क्या एक नए तरह के सत्याग्रह का आह्वान करते। ये मेरा सवाल हर्षमंदर सर से है। नहीं, जरूर मुझे लगता है कि हम लोग बहुत 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 दूर भटक गए हैं। उन उस जिस 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 भारत के लिए, जिस भारत की उनकी कल्पना थी, जिस भारत के लिए उन्होंने अपनी जान दी, उससे हम बहुत ज्यादा दूर भटक गए हैं। पहली बात तो वही नफरत की राजनीति का ही मैं जिक्र करना चाहता हूँ। अनीस किदवाई बताती हैं कि जब पार्टीशन के राइट्स में एक्चुअली उनके जो शौहर थे, वो मारे गए थे। पर इद्दत किए पूरा किया बिना ही अनीस किदवाई गांधी जी के पास आए और कहा कि मुझे मेरी ज़रूरत, मैं क्या करूं। वो बताते हैं गांधी जी बहुत ज़्यादा उदास थे और उन्होंने ये कहा कि मेरा काम तब तक पूरा नहीं होगा। उन्होंने अनीस किदवाई को कहा कि बेटे, मेरा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक मुस्लिम बच्चा बिना डर के इस शहर में खेल ना सके। और उसी जंतर की बात जैसे मीनाक्षी जी कह रहे थे, जो सबसे अंतिम व्यक्ति, मुझे लगता है ये एक दूसरा जंतर भी वो छोड़े थे उस वक्त। और आज जब मैं अपने मुस्लिम भाइयों बहनों से देश भर में जहाँ जाता हूँ, उनसे जब वो खुल के अपनी बात रखते हैं, सबसे पहले वो डर की बात करते हैं। डर लगा रहता है। अब पता नहीं चलता कि हम ट्रेन में जाएं तो कोई हमें मार देगा, हम मतलब अपना नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई हमें अटैक करेगा, कोई हमें घर में घुस के देखेंगे कि हमने खाना क्या पका रहे हैं, उससे हमें मार देंगे। डर। और वो गांधी जी ने कहा था, मेरा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि एक मुस्लिम बच्चा बिना डर के इस शहर में खेल ना सके। लेकिन जो जो उनकी कल्पना थी एक मानवीय समाज की, जहाँ पे और जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनके जो उनको एक सम्मानजनक तरीके से जिंदगी जीने का जो उनकी कल्पना थी। और बहुत सारे और चीजें हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो एक पूरी राजनीति, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अंग्रेजी में एंटीथीसिस, मुझे लगता है कि जो ट्रम्प और मोदी जैसे जो नेता हैं, वो ऑलमोस्ट ऑफ एन एंटीथीसिस ऑफ गांधी जी जो थे उसका बिल्कुल उलट। अगर गांधी जी ने पैलेस्टाइन के बारे में इतने साल पहले बहुत खूबसूरत बात की कि हाँ, उनको सेटल करना चाहिए, लेकिन मतलब और किसी और समाज और कम्युनिटी को डिस्प्लेस करके हम कैसे उनको उसमें कहाँ न्याय होगी। तो तो पैलेस्टाइन की बात उस वक्त उन्होंने की, उनके हक की बात की। आज हम डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि अरे अच्छा, पैलेस्टाइन में क्या करें, चले वहाँ एक रिवियरा बना लें, एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बना लें, और जो पैलेस्टाइन लोग पता नहीं कहीं चले चले जाएं। मुझे लगता है कि द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ पब्लिक कंपैशन इस हद तक, और जहाँ पे हम गांधी जी की बात सोचते हैं तो पूरा करुणा से ही भरा हुआ, उनकी पूरी हिज एवरी एक्शन, हिज एवरी वर्ड वाज बिल्ट अराउंड द नोशन ऑफ, मतलब दूसरे का दर्द को अपना दर्द समझना। तो सत्याग्रह तो जरूर करते गांधी जी, कई चीजों में करते। सेडिशन के लिए तो जरूर उनके लिए
क्योंकि जो 1921 में उन्होंने उनको जब सेडिशन के लिए चार्ज किया गया था, डिसअफेक्शन कहा जाता है, डिसअफेक्शन अगेंस्ट द स्टेट. And he said very famously in the court, he said, affection is not something that can be imposed by the law. Affection has to be earned. तो उनका डिसअफेक्शन तो होता है ही, मतलब सरकारों से, जुडिशरी से, जो सिविल सर्विस जिसका मैं हिस्सा था उनसे, तो उन सब के विरोध में अहिंसक तौर पे जरूर गांधी जी खड़े होते. और जो सिविल डिसोबीडियंस के नियम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नियम हैं, और मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि जो शायद ये सुन रहे होंगे, सिविल डिसोबीडियंस मतलब अगर आपको लगता है कि सरकार के किसी कानून या किसी नीति अन्याय है, तो आपका ना सिर्फ हक बल्कि आपका फर्ज होता है कि आप उसका अवमानना करें, उसको यू रिफ्यूज टू ओबे इट. लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं कि आप बस चुपचाप उसका अवमानना करें, आप पब्लिकली घोषित तौर पे आप उसका अवमानना करें कि मैं इसलिए. और फिर तीसरा कि आपको ना सिर्फ स्वीकार पर आपको आपका डिमांड होना चाहिए कि अब मैं आपका कानून तोड़ रहा हूँ, घोषित तौर पे तोड़ रहा हूँ, आप सजा मुझे दीजिए. और आपको सजा मुझे देना पड़ेगा, या तो आप वो कानून बदलें या मुझे सजा दें. उस तरह की जो अहिंसक मतलब साहस से वो बहुत सारे जो कानून हैं आजकल जो हम देख रहे हैं, यूएपीए और बहुत सारे और जो कानून अभी बनते जा रहे हैं, उसका विरोध गांधी जी जरूर अहिंसक तौर पे करते. जो गैर बराबरी आज हिंदुस्तान में बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के वक्त से ज्यादा गैर बराबरी आज है, तो इसका विरोध भी करते, निश्चित तौर पे करते हैं. धन्यवाद सर. और आपने काफी बढ़िया तरीके से हमें समझाया कि आज के समय में एक मोरल करेज रखते हुए हम कैसे जो हमारे आसपास हो रहे जितने भी तरह के इनजस्टिसेस हैं उनके खिलाफ एक तरह का एक सिविल नाफरमानी को अपना सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, और गांधी क्या करते हैं. सर, आपने इस चर्चा में एक और बात कही कि ट्रम्प और मोदी दोनों गांधीयन वैल्यूज की एक तरह से दे आर डायमेट्रिकली अपोज टू इट, एक तरह के एंटीथेसिस हैं. अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि थोड़ी झड़प हुई थी ट्रम्प और मोदी जी के बीच में, और उसके बाद मोदी जी ने एक जो स्वदेशी शब्द है उस पर काफी जोर दिया है कि हमें इसको अपनाना चाहिए, हमें करना चाहिए. तो मेरा ये एक सवाल था मीनाक्षी मैम से अ, कि गांधी का जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट था और जिस तरीके से मोदी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपके हिसाब से उसमें कोर डिफरेंसेस क्या है? मैं अभी थोड़े समय पहले एक लेख पढ़ रहा था, उसमें एक था कि जो एक स्वदेशी जो शब्द है वो एक एनकम्पास करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए था, ना कि एक्सक्लूड करने के लिए. तो अगर आप इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकती तो काफी बेहतर होता. तो स्वदेशी की बात करते समय दो अवधारणाओं को ध्यान में रखना अच्छा होगा, क्योंकि गांधी जी ने बहुत सोच समझकर स्वदेशी शब्द का उपयोग किया. उसमें स्वराष्ट्र की बात नहीं या स्वराज्य की बात नहीं, यानी कि वो मॉडर्न नेशन स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे थे. जो आज हम मोदी और ट्रंप का देख भी रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े ज्यादा मतलब एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं. लेकिन अपने आप में जो राष्ट्र राज्य की पाश्चात्य परिकल्पना है या फलसफा है, उसमें अपने आप में एक इनहेरेंट समस्या है कि वो जो राष्ट्र राज्य है वहां सीमाएं हैं, और जहां सीमाएं होंगी वहां मैं और आप, अस एंड दे, ये होना ही है. और उसमें एक दुश्मन कोई होगा.
उसमें मतलब जब तक कोई दुश्मन नहीं होगा तब तक आप उसको इकट्ठा कैसे रखोगे? तो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ये है कि कोई उसमें दुश्मन होगा। और जब हम देश की बात करते हैं तो देश में सरहदें होती हैं, सीमा नहीं होती, और ये इसमें बहुत अंतर है। सरहदें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत चीज है कि एक जमाने में अगर हम देखें तो हमारे अपने देश में भी हम काबुली वाले को जैसे देखते थे, जिस तरह के गाने हम सुनते थे, जैसे हमारी कहानियों में मतलब उज्बेकिस्तान का महिवाल मतलब सिंधिया पंजाब आकर के और हीर से मिलता है, सोनी से मिलता है। तो वो सरहदें बहुत खूबसूरत होती हैं और सरहदें देश से जुड़ी होती हैं। और पिछले समय में क्या हुआ है कि देश को तो हम लीलते जा रहे हैं कि क्योंकि हमें कुछ कॉरपोरेट्स को मदद करना है, तो आपने आपके कागज में एक राष्ट्र बनाया है और आपके कागज का बना जो राष्ट्र है वो मेरे एग्जिस्टिंग देश को लीलता जाता है। तो ये जो अलग अलग आदिवासी समुदायों के जो गांव के गांव हैं उसको हम विस्थापित करते हैं, उनको पूरी तरह से खींच लेते हैं। तो ये भी राष्ट्र राज्य का ही मॉडल है। वो भले ही हमारे भीतर हो रहा है, लेकिन आज क्या हुआ है कि राष्ट्र राज्य में केवल दो देशों के बीच में सीमाएं नहीं है। अब हमारे हर अर्बन कॉलोनी में एक सीसीटीवी कैमरा और एक बाड़ लग गई है और एक दीवार खड़ी हो गई है। तो आपका जो पहले का सवाल था उस कंटिन्यूएशन में ये भी जोड़ूंगी कि वो गांधी का करुणा और प्रेम का मूवमेंट था कि जिसकी वजह से यही महीने, क्योंकि विनोबा जी का भी दिवस आया 11 सितंबर को, कि उन्होंने जिनके पास जो बड़े बड़े भूमि स्वामी थे उनसे भूमि लेकर और भूदान चलाया। और अभी हम तमाम अलग अलग किसानों की भूमि लेकर और दो इनके जो बहुत खास उद्योगपति दोस्त हैं उनको देते हैं। तो जब ये स्वदेश की बात कर रहे हैं तो इनका जो उसमें देश का एलिमेंट नहीं है। वो जिस देश के एलिमेंट में वो जो मिट्टी की खुशबू है, जिसकी बात गांधी इसलिए करते थे कि प्रोडक्शन और जहां पर कंजम्पशन होना है वो दोनों साइकिल की दूरी जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा हमारी संवेदनशीलता होगी और वहां पर हम उतने ही ज्यादा अन्याय और भेद को अगर होता हुआ भी देखेंगे तो उस पर लगाम लगा पाएंगे। अब आज अगर अमेजोन का डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह का होता है उसमें मुझे कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो वो जितनी लंबी तार होगी उतना ज्यादा वहां पर मेरी असंवेदना तैयार होगी कि क्योंकि वो मुझे उस तरफ के इंसान नहीं दिख रहे हैं या वो मानवीय अन्याय या संवेदनाएं मुझसे उस पर पर्दा है। तो ये जो लेकिन बात कर रहे हैं ये स्वदेश की बात नहीं कर रहे हैं। वरना केवल एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए रशिया का ऑयल ये नहीं खरीदते भाई। आखिर एक ही उद्योगपति के पास उस ऑयल के सारे डील पहुंच रहे हैं ना, जो नवारा कंपनी के जरिए पहुंच रहे हैं। तो इनके स्वदेशी का मतलब है इनके जो चुनिंदा वो लोग जो इनके इस गठजोड़ में शामिल हैं, वहां देश नहीं है। और गांधी के लिए राष्ट्र राज्य बहुत सेकेंडरी चीज थी, उनके लिए वो देश और उसका देशपन बहुत महत्वपूर्ण था। और शायद इसीलिए उन्होंने ग्राम स्वराज और ग्राम सभा की बात की कि क्योंकि उनको लगता था कि उसके जरिए वो देश कायम रहेगा। उसका वो जो अपने आप में यूनिट बनने के लिए जो एक सामूहिकता के बढ़ने के लिए जो जरूरी है वो दिखाई देगा। और जहां पर वो छोटी इकाई हमें लगती है, लेकिन वो जब गांव की इकाई होती है, देश से जुड़ी होती है, तो वहां पर फिर सामूहिकता को जिंदा रखा जा सकता है। सामूहिकता भीड़ में तब्दील नहीं होती। वो भीड़ जो अब पथराव कर लेती है, ताली थाली बजा लेती है, वो भीड़ नहीं होगी। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि जहां पर एक तरफ हम चाहते हैं कि वो देशियत को रखें और दूसरी तरफ वो
जहां पर हम उसके नाम पर देश के तमाम रिसोर्सेस को कुछ लोगों के हवाले करते हैं। और ये उनके दोनों के फलसफे का फंडामेंटल अंतर है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू मैम। अपने स्वदेशी का जो, जैसे गांधी की जो अवधारणा थी और जिस नैरो सेंस में हम आज देखते हैं कि मोदी जी यूज कर रहे हैं, इसको काफी बेहतर तरीके से हमें समझाया। अ, और ये भी साथ में हमें बताया कि गांधी के जो सिद्धांत हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका एक तरह से कि हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में भी उसका, उसकी क्या प्रासंगिकता है ओवरऑल। तो हम हमारे आसपास देखते हैं कि जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में देखते हैं, तो गांधी के साथ बहुत ही युवा नेता, टीनेजर्स, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और कई दफ़ा जो लोग मतलब काम करने वाले लोग थे, ये लोग अपने स्कूल्स को, कॉलेजेस को छोड़कर गांधी के कॉल्स जैसे होते थे आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ या बाकी आंदोलन हुए, तो उसमें लोग प्रतिभाग करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज का जो टीनेजर है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या कॉलेज जाने वाला है, उसके लिए गांधी अ, या तो वो गांधी के लिए बहुत क्रिटिकल है, या फिर वो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। गांधी को वो एक तरह से कहें तो कूल नहीं समझता है, रिलेट नहीं कर पाता है। तो आपके हिसाब से इसके पीछे क्या कारण है? हम गांधी जी हमारी पीढ़ी तक, मैं मेरा जन्म आज़ादी के 8 साल बाद हुआ। मेरे बचपन में गांधी जी, नेहरू, इनका एक प्रभाव, एक आदर्शवाद से हम लोग प्रेरित होते थे। कुछ असहमतियां भी हो सकती हैं, कुछ सहमति हो सकती है, लेकिन एक जो मूल, जो उसमें जो कल्पना थी कि जो इंसानियत की, जिसको आज बंधुता की, बराबरी की, इंसाफ सबके लिए, वो आई थिंक हम सबको प्रेरित करती थी। मैं जब कॉलेज में गया, यहीं दिल्ली सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा, था वो एक एलीट स्पेस, लेकिन मेरी यादों में हम लोग बहुत वक्त इस पे हमारी बातचीत होती थी कि एक बेहतर दुनिया कैसे बनेगा। और हमें यकीन था कि ये बनेगा, और मतलब जल्द ही बनने वाला है, और उसको बनाने में हमारा योगदान भी जरूर होगा। मतलब ये उस यकीन के साथ मेरी पीढ़ी बड़ी हुई। मुझे लगता है कि इन इन सपनों को, इस तरह के यकीन को आगे की पीढ़ियों ने हमारे नौजवानों से एक तरह से छीन लिया है। आज अ, नौजवानों को हम इस यकीन के साथ बड़े ही नहीं करते हैं कि बराबरी का समाज, इंसानियत का समाज वो बन भी सकता है या नहीं। हमारे नेता जिनको हम आज देखते हैं, वो कहाँ हमें, मतलब वो हमें नफरत के रास्ते में ले जा रहे हैं, हमें मोहब्बत और बराबरी, इंसानियत के रास्ता नहीं सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में खास करके जाति व्यवस्था की लंबी 2000 साल पुरानी परंपरा भी रही। तो एक तरफ वो जाति व्यवस्था है जहाँ पे जन्म के आधार पे, मतलब एक तरह से द एक्सीडेंट ऑफ योर बर्थ, मतलब आप अपने माँ बाप को चुनते तो है नहीं, पर जहाँ आपका जन्म हुआ वो तय करेगा कि आपकी मतलब आप जिंदा भी रह पाएंगे कि नहीं, आपकी शिक्षा होगी तो कैसी होगी, कब तक होगी, किस तरह के काम आप कर सकते हैं, किस तरह के काम आप नहीं कर सकते। आज भी वो हमारा हिंदुस्तान, किसके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं, किसके साथ आप प्रेम कर सकते हैं, किसके साथ आप बैठ के खाना खा सकते हैं, किसके साथ आप शादी कर सकते हैं, वो सब आपका मतलब आपकी इज स्टिल डिफाइंड बाय द एक्सीडेंट ऑफ आवर बर्थ। ये एक तरफ है। लेकिन मुझे लगता है कि नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म, जो नया ये पूरा इकोनॉमिक मॉडल जो बना,
1990 के आसपास के बाद। मुझे लगता है कि वो एक आर्थिक व्यवस्था भी है, लेकिन एक नैतिक, उससे भी बढ़ के एक नैतिक फ्रेम है, जहाँ ये सिखाया जा रहा है कि आपको किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। आप बस अपना सोचिए, अपने मतलब आप मतलब और अमीर हूँ, और अमीर हूँ, आपके ईएमआईज हों, आपके पास मतलब 6,000 करोड़ रुपए कोई खर्च के अपने बेटे की शादी कराता है। कम से कम मैं जब बड़ा होता तो लोग कहते कि मतलब ये मतलब दिस इज सो वल्गर, दिस इज सो अनएक्सेप्टेबल, दिस इज सो क्रैश। आज हम लोग कह रहे हैं इतना ग्लैमरस है, मतलब इतनी खूबसूरत, अरे वाह, मजा मजा आ गया। तो हम लोग, हम अपने बच्चों को, हम बड़े करते हुए हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि खाना नहीं छोड़ना, भूखे बच्चे बाहर हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीजें हमें समझाया जाता था। मतलब आपके पास धन हो भी तो कम से कम उसको शो ऑफ करके तो दिखावा तो ना करें, और अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर समाज के लिए दें। इस तरह की एक 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 माहौल था, एक नैतिक, समाज में एक नैतिकता थी। मुझे लगता है वो सब बिखर सा गया है। और आज हमारे नौजवानों को ना ये यकीन हम दिला पाए हैं कि एक बेहतर समाज संभव है, ना ही हम उनको उस समाज के प्रति और जो हमसे ज्यादा, जिनको, जो भूखा है, जो बेरोजगार है, जो पीड़ित है, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। और ये उनकी कमी नहीं है, उनके अंदर उतने ही आदर्श होंगे जितना किसी पहले की पीढ़ी, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो मेरी उम्र के जो पीढ़ी के लोग हैं, हमारी बहुत कमी रही है कि हम लोग वो रास्ता, वो रोशनी, वो यकीन नौजवानों के प्रति नहीं रख पाए हैं। और इसीलिए जो आपने गांधी जी की बात की, मैं एक 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 चीज बताना चाहता हूँ। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं जो दिल्ली के बहुत सबसे महंगे स्कूलों में वो वर्कशॉप्स करते हैं बच्चों के, स्कूल के बच्चों के। उन्हें बताया पिछले एक साल में कि उन्होंने गांधी फिल्म, जो एटनबरो की गांधी फिल्म इन स्कूलों में दिखाया। और कहा कि जिस जिस वक्त गांधी जी का जो जो गुस्से से वो मारे जाते हैं, उस वक्त हर स्कूल में जोर जोर से तालियां बजी। और मुझे लगा कि मतलब ये बच्चे क्या घर से क्या सीख के आए हैं, गांधी जी को क्यों मतलब हमें हमने गांधी जी को मतलब बहुत ज्यादा हमारे सम्मान का प्रतीक, हमारी अच्छाई की संभावनाओं का प्रतीक, एक बेहतर समाज की संभावनाओं का प्रतीक, इंसानियत का प्रतीक, मजहबी जो एक दूसरे के प्रति जो सम्मान, उस सब का प्रतीक ना मानते हुए उन्हें किस तरह से हमने एक कमजोर, मतलब ये बताया जाता है कि वो कमजोर थे, उनके कारण से बंटवारा हुआ, उनके कारण से पाकिस्तान को फायदा हुआ। हम लोग अब तो क्या 56 इंच के सीने के हमारे नेता लोग हैं। अभी रिसेंटली आरएसएस के जो सर संचालक हैं, उन्होंने कहा कि देश की असली आज़ादी 1947 में नहीं हुई थी, बल्कि 22 जनवरी 2024 में हुई, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसका मतलब क्या था? ये कह रहे थे कि असली गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी तो छोटी बात थी, असली गुलामी मुसलमान राजाओं के साथ हमारी हुई। हम लोग बड़े होते थे तो देश के सबसे इतिहास में सबसे महान हम राजाओं को गिनती करते थे, तो अशोक को करते थे, फिर अकबर को करते थे।
आज बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अकबर भी बिल्कुल मतलब एक जालिम किस्म के राजा थे। तो हम लोग एक एक जो हमारे हीरोज बदल गए हैं हमारे। तो गांधी जी की जो अहिंसा थी वो ये लोग समझाने की कोशिश करें कि ये कमजोरी का की निशानी थी। और एंड ही वाज आल्सो वेरी फेमिनिन, औरत जैसे थे। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर कोई मुझे कहे कि आप औरत जैसे हैं तो मुझे बहुत फक्र होना चाहिए। और जो अहिंसा है वो कायरता की बिल्कुल प्रतीक नहीं है, बल्कि साहस की मतलब सबसे ज्यादा कि आप जालिम के सामने जो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, आप खड़े हो रहे हैं और उनको कोई नुकसान नहीं दे रहे, अपना खुद उनसे जो वो नुकसान आप करना चाह रहे हैं उसको आप करें। क्या बहादुरी है जब एक भीड़ इकट्ठा होके एक एक आदमी जिसके जिसके पास कोई हथियार नहीं, उसको पीट पीट के जो लिंचिंग कर रहे हैं, उस वो साहस है। वो तो बिल्कुल कायरता है। साहस उसमें है जो उसके बीच में घुस के कह सकता है कि मैं इसको होने नहीं दूंगा। तो उस तरह की साहस जिसके प्रतीक गांधी जी हैं, उस साहस को हमें फिर से अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू सर, आपने काफी बढ़िया तरीके से जो गांधी के प्रति डिस्डेन है युवा पीढ़ी में उसको एक न्योलिबरलिज्म के जो फ्लरिश है उससे जोड़ कर बताया और दिखाया कि कैसे जो वैल्यूज हैं जिनको आपके समय में शायद सेलिब्रेट किया जाता था आज उनको एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। मीनाक्षी में मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन रहेगा कि आपको क्यों लगता है कि आज की युवा पीढ़ी में गांधी गांधी को कूल नहीं समझती है, उनसे रिलेट नहीं कर पाती है, उनके मूल्यों के खिलाफ खड़ी होती है और एज अ फिगर उनको रिस्पेक्ट तक नहीं करती है? मैं इसको दो तरह से रखना चाहती हूँ। एक तो मैं नहीं मानती कि हमें इस बात की बहुत चिंता करनी चाहिए कि एक व्यक्ति के तौर पर किसी को कितना माना गया या आ, उसके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश हो, क्योंकि वो एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते में एक खतरा हमेशा होता है कि फिर हम उस व्यक्ति और उसके जो प्रयोग थे उसको किसी वाद की कैद में डाल देते हैं। और जो है आ, वो जो वाद की कैद है उसमें तो वो स्वयं भी नहीं फंसना चाहते थे, क्योंकि जहां पर सत्य के लिए आपका इसरार है और आपकी खोज है, तो वहां आप कोई एक वाद कायम नहीं करते और आप अपने आप को रोज चैलेंज करते हैं। आज जो हमारे पास कमी है वो ये है कि हमारा देश जो पहले प्रैक्टिशनर्स का देश था वो अब परफॉर्मर्स में तब्दील हो गया है। और हम सामूहिक तौर पर ये भूल गए हैं कि प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकती है। तो जो हर्षमंदर जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि अब हम प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं समझते, तो ये हो गया है कि हमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस जिससे कि नए विचार तैयार होते हैं, हमारे नए मूल्य तैयार होते हैं और उन मूल्यों का हम परिमार्जन करते हैं, उसका स्पेस खत्म हो गया। और उसका पूरा स्थान अगर किसी चीज ने लिया तो वो परफॉर्मेंस ने लिया। तो अगर हम गांधी के पूरे व्यक्तित्व को देखें तो जैसे उन्होंने कहा कि उनको एक बड़े कमजोर व्यक्ति के तौर पर पेश किया गया, और जबकि उनके भीतर की वो जो स्त्रीवादिता थी जो पूरी तरह से पितृसत्ता को ललकारती थी, चाहे फिर उन्होंने अपनी पत्नी का की जचकी की, चाहे फिर वो खाना बनाना जानते थे, चाहे फिर उन्होंने नमक को अपने हक का और स्वावलंबन का प्रतीक बनाया, चाहे फिर वो सूत कताई करते थे, जो कि सीना फिरोना सूत कातना वगैरह ट्रेडिशनली माना जाता था कि ये तो स्त्रियों के काम है।
और जिस तरह से पढ़ने में आता है और बहुत क्लैरिटी के साथ कि साबरमती आश्रम में जब एक दलित परिवार भोजन बनाते थे और सबने कहा, सब लोग विड्रॉ हो गए कि सब लोग जाने लगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो परिवार और मैं, हम तीन भी रह जाएंगे तो ये तीन ही रहेंगे, लेकिन ये चीज बदलेगी नहीं। तो मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। लेकिन हमारी जो आज की पीढ़ी है, उसको अगर हमने एक व्यक्ति के बारे में कुछ करते रहने के लिए तैयार किया, तो उसमें हमेशा समस्या है, क्योंकि फिर या तो हम बहुरूपियों को तैयार करेंगे या फिर हम नकल करने वालों को तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ ये होगा कि लोग फिर या तो बिल्कुल एकदम देखते ही एकदम आव स्ट्रक हो जाते हैं ना, कि भाई वैसा तो हो ही नहीं सकते, वो तो बहुत महान थे। और नहीं तो फिर हमें लगता है कि नहीं, इनके अंदर ये कमी थी, ये कमी थी, और इसलिए ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो ये जो दोनों रास्ता है, इसके बजाय अगर हमने अपने समय के अलग अलग प्रैक्टिसेस के मैदान को खोला, तो लोगों के लिए अपने सत्य को ढूंढना और अपने लिए अपने आप को परिमार्जित करना आसान होगा। तो जो हर्षमंदर जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि आज की समस्या ये है कि जो अलग अलग हमारे मीटिंग पॉइंट्स थे, जहां विभिन्न समूहों के, विभिन्न क्लास के लोग एक जगह चाहे जो भी हो आते थे, अब उसमें वो आते ही नहीं है, तो उस तरह की कोई संवेदना की खिड़की ही नहीं रहती। तो जैसे हमारे पार्क अलग अलग होते हैं, जो एक पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो किसी भी तरह से एक मनरेगा मजदूर बच्चों के साथ के लिए कोई एक मैदान ही नहीं है जहां पर वो आए, तो इसलिए वो उस तरह की संवेदना तैयार नहीं होती। तो ऐसे में हमारे सामने ये चुनौती है कि हम अपने समय के प्रैक्टिसेस निकालें। जैसे उनके समय के प्रैक्टिसेस में सूत कताई थी और अन्य बहुत सारी चीजें थी, श्रमदान था और भी अलग अलग चीजें थी। हमारे समय के लिए अगर हमने अपने कुछ प्रैक्टिसेस निकाले, तो निश्चित तौर पर हम एक उसको हम ये नहीं माने कि वो उससे मतलब वो जो गांधी एज अ व्यक्ति है, उसकी उसके ढांचे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जो उनकी राह है जो बहुत खूबसूरत है, एक गांधी का वाद हो सकता है और एक गांधी की राह हो सकती है, वो राह हमारे लिए खुलेगी अगर हमने इस तरह के अलग अलग अभ्यासों को तैयार किया। और वो मुझे लगता है कि जैसे अपने आप में ये एक सुंदर प्रैक्टिस है कि अगर कहीं पर भी मॉब लिंचिंग होती है तो एक ग्रुप वहां जाए और उनसे मिले। इस तरह के ये जो प्रैक्टिसेस के अलग अलग आज के दौर के प्रैक्टिसेस के हमारे पास एक अलग अलग स्पेसेस होंगे, तो हम हमारी पीढ़ी के साथ बातचीत कर पाएंगे उस कॉन्टेक्स्ट में। तो गांधी के दुनिया में जाना अच्छी बात है, लेकिन गांधी को अपनी दुनिया में लाना भी है, और दोनों बहुत इक्वली मतलब महत्व की बात होगी। धन्यवाद मैम। आपने जैसे कि बताया कि गांधी को एक सिर्फ उनके हिस्टोरिकल फिगर के रूप में रिड्यूस ना करके हम उनको कैसे उन प्रैक्टिसेस को वापस अपने समय में कैसे उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, या अपने सर्कमस्टांसेस में हम एडजस्ट करके नई चीज़ों का इनोवेट करें, जिससे कि एक तरह का जो गांधी के विचार हैं, जो वैल्यूज हैं, वो हम इनकलकेट कर पाएं आज के युवा में, ना कि सिर्फ एक ब्लाइंड डिवोशन सो टू से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मैम और सर, इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं गांधी के उनके जीवन से जुड़े हुए, चाहे वो अहिंसा की बात हो या धर्म की बात हो, गांधी जैसे धर्म को समझते थे, या उनकी स्वदेशी का कॉन्सेप्शन हो, इस पर अपने विचार रखने के लिए और उसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इस चर्चा को देख रहे होंगे, उसे उन लोगों को कुछ इस चर्चा से ऐसी चीजें, ऐसी मूल्य मिलेंगे कि वो अपने जीवन में खुद इनकलकेट कर पाएं और आगे बाकी लोगों तक उसे फैलाएं कि जो गांधी एज अ
गांधी के जो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनका एक समाज में एक वाइडर कंटेम्प्रेरी रेजोनेंस रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमें इस पैनल पर ज्वाइन करने के लिए।